सारा रूल्स डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लोग रूल्स डिस्कशन के क्लास में होंगे समझे होंगे, अगर नहीं समझे हैं पूरी तरीके से डिस्कशन दिया हुआ है जाकर देख लीजिएगा। आइए देखिएगा ज़रूर, वो जगह दे दो बैठ जाएं, कोई बात नहीं है, और बाद में लिख लीजिएगा आप। पहले थोड़ा सा डिस्कशन समझ लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग लास्ट क्लास सारा रूल्स डिस्कस करके एक लॉन्ग क्वेश्चन किए थे। लॉन्ग क्वेश्चन बोलने का मतलब है उसमें आपके सारे आइटम मिक्स करके दिए रहेंगे। बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, ग्रेचुटी का पार्ट, अलावेंसेस का पार्ट, पर विजिट्स का पार्ट, डिडक्शन वाला पार्ट सब रहेगा, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर से छोटे छोटे सम्स भी आते हैं 5 मार्क्स के। वो छोटे छोटे सम्स किस पे रहेंगे? जो बीच बीच वाला पार्ट हम लोगों का जिसमें बड़ा बड़ा रूल्स था, जैसे ग्रेचुटी आप देखोगे बड़ा सा रूल्स डिस्कशन है, उसमें भी 2-3 पार्ट करके हैं। पेंशन में आप देखोगे अलग से रूल्स डिस्कशन है। लीव सैलरी इनकैशमेंट आप देखोगे अलग से उसमें रूल्स डिस्कशन है। तो जो बड़ा बड़ा एरिया है हम लोगों का इस पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर का, उसके ऊपर हम लोगों का अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, समझे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसी के सम्स को देखेंगे पार्ट वाइज करके कि अगर 5-5 नंबर का एक छोटा छोटा पार्ट पूछा गया तो उसकी कैलकुलेशन हम लोग किस तरीके से करेंगे, ठीक है। रूल्स की बात जब मैं बोल रहा हूं तो इधर देखिएगा, पन्ने मत पलटिए। घर में हम लोग क्या है, जो चीजें पढ़ाई जाती है क्लास में वो आपका देखने का ड्यूटी कब का है? घर का है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो बताया जाएगा, टीचर जो बताएगा वो आप क्या करोगे, समझोगे। जब डिस्कशन हो और टीचर सामने हो तो फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? टीचर के ऊपर होना चाहिए, है ना। जो कॉपी में लिखा हुआ है वो पन्ने हम लोग घर में पलटेंगे, घर में देखेंगे। अभी एक सम लिए हैं, ये तो प्रवचन हो गया खत्म। अब जो लोग आए हैं लेट से वो लोग यहाँ पर एक बार फोकस करें, बाद में लिख लेंगे। हम लोग एक सम्स देख रहे हैं, ये ऑनर्स वाला पेपर ना आपके बुक में लास्ट में सॉल्व करके दिया है, समझे, लास्ट में। तो क्वेश्चन आप लोगों को मिला होगा, ये ग्रेचुटी का क्वेश्चन है और 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, समझे। तो एक बार सम्स को केयरफुली समझ लें, उसके बाद फिर देखेंगे कि सॉल्यूशन किस तरीके से हुआ है। सम्स को केयरफुली देखिएगा। मिस्टर डी पोद्दार मिला सम सभी को? अगर कोई नहीं लाए हो सम्स तो अगल बगल देख लें, आजू बाजू, ठीक है। जैसे बचपन में हम लोग कौवा उड़, चिड़िया उड़ खेलते थे, सब एक जगह मिल जाते थे, वैसे। मिस्टर डी पोद्दार एन एम्प्लॉय ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। ये बात शायद अब बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोग सम्स को केयरफुली देखेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रूल कहीं अलग होता है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए रूल अलग होता है। तो वो पहले ही बता दिया कैसा एम्प्लॉय है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय ऑफ कोलकाता। और ब्रैकेट में ये भी मेंशन कर दिया नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। देखा, जो आप लोग रूल्स डिस्कशन के समय पूछते हो ना, ये हम कैसे समझेंगे कि वो कवर्ड है कि कवर्ड नहीं है, तो उसके लिए मैंने वहां पर भी कहा था और फिर से यहाँ बोल रहे हैं। सम्स में मैक्सिमम चीजें क्लियरली लिखी रहती हैं, बस आपको केयरफुली पढ़ना है, समझ रहे हैं। मैक्सिमम चीजें क्लियरली लिखी रहती हैं, और जहां पर क्लियरेंस नहीं है तब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड ऑप्शन लेते हैं कि अपना एजम्पशन लेंगे। तो सम्स में अगर क्लियरली नहीं लिखा रहता कि ये कवर्ड है या नॉट कवर्ड, तो हम लोग नॉट कवर्ड लेकर ही सम्स करते हैं, वो एक जनरल एजम्पशन है, समझ रहे हैं मेरी बात। यहाँ तो लिख दिया कि वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट से कवर्ड नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, रिटायर फ्रॉम द सर्विसेज ऑन 31 दिसंबर 2022 आफ्टर 32 ईयर्स एंड 8 मंथ्स ऑफ सर्विस। जिन लोगों को रूल याद होगा, लाइन पढ़ते ही उनके दिमाग में बात आने लगेगी कि जब इसमें 32 साल और 8 महीना काम किया है। नॉट कवर्ड वाले में रूल क्या था कि जब हम लोग कैलकुलेशन के लिए लेंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको इग्नोर करके लेते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए 32 साल 8 महीना नहीं होगा, 33 साल भी नहीं होगा, 8 महीना पूरा इग्नोर किया जाएगा और कैलकुलेशन में कितना साल लिया जाएगा, 32 ईयर्स। समझ रहे हैं, रूल्स अगर आपको याद है, सम्स पढ़ने के समय कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाए। आगे देखिए,
ही रिसीव ग्रेचुटी ऑफ ₹9,80,000, 9,80,000 का ग्रेचुटी मिला है। हिज सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वॉज ₹32,000 पर मंथ। जिस समय वो रिटायर हुआ दिसंबर के महीने में, उस समय उसकी सैलरी थी 32,000 रुपया पर मंथ। एंड डियरनेस अलावेंस वाज ₹6,400 पर मंथ। डीए भी दिया है और बेसिक भी दिया है, लेकिन डीए के सामने ब्रैकेट में लिख दिया नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ ए सैलरी, जिसको हम लोग नॉट फॉर्मिंग पार्ट बोलते हैं। अब फॉर्मिंग पार्ट क्या होता है, नॉट फॉर्मिंग पार्ट क्या होता है, उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी आपको रूल्स के समय डिस्कस कर दिया था। ठीक है, अभी बस हम लोगों को ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि बेसिक हमको लेना है और डीए इस सम्स के कैलकुलेशन में हमको नहीं लेना है। क्वेश्चन उठेगा क्यों नहीं लेना है, तो रूल्स क्या बोलता है कि डीए को आप तभी ले सकते हो जब वो फॉर्मिंग पार्ट होगा। अगर सम्स में लिख दिया ये नॉट फॉर्मिंग पार्ट है, तो इस पार्टिकुलर पर्पस में कैलकुलेशन में डीए को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, हिज इंक्रीमेंट ऑफ ₹900 पर मंथ। जैसे उसका सैलरी 32,000 चल रहा है ना महीने का, तो उसमें एक इंक्रीमेंट हुआ है बीच में। कब इंक्रीमेंट हुआ है, लिखा है हिज इंक्रीमेंट ऑफ ₹900 पर मंथ फेल ड्यू ऑन 1 जुलाई एवरी ईयर। जुलाई के महीने में उसका 900 रुपए का इंक्रीमेंट होता है। समझ रहे हैं? अब आप एक बार माइंड में कैलकुलेशन कीजिए, मैं कुछ बोल रहा हूं सुनिएगा। जैसे दिसंबर के समय वो रिटायर हुआ, उस समय उसका सैलरी था 32,000। आप बैक सोचो, दिसंबर में, नवंबर में, अक्टूबर में, सितंबर में, अगस्त में और जुलाई में उसका सैलरी 32 ही होगा, होगा कि नहीं? और जून में कितना होगा, माइनस करके जून में उसका सैलरी होगा 31,100 रुपया, होगा ना? क्योंकि जब 31,100 जून में होगा तभी तो 900 रुपया बढ़कर जुलाई में कितना हो गया, 32,000। क्लियर है? वो डिस्टर्ब आज करेगा, सुबह से ही कर रहा है। और सबसे बड़ा संयोग क्या है पता है, कि जिस समय हम रिलैक्स रहते हैं, आराम से, कोई क्लास नहीं चलता, तो उनका डिस्टर्बेंस भी बंद रहता है। और जैसे ही क्लास शुरू करते हैं वो भी अपना काम शुरू कर देते हैं। जैसे लग रहा है राइवल चल रहा है कि सारा साफ सफाई उनका आज ही होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग उसको अवॉइड करेंगे और फोकस करेंगे अपने कैलकुलेशन पे। ठीक है, तो ऐसा होता है कभी कभी, जैसे कभी कभी तुम लोग भी तो बनाते होगे नाच गाने रील्स का वीडियो वगैरह, तो छत पे जाके एकदम शांति में बनाना चाहो, उसी समय कौवा काएं काएं करने लगेगा, अब पूरा दिन शांत रहेगा, होता है कि नहीं? या तुम कुछ और अच्छा एकदम साइलेंस, देखो आप एकदम दोपहर का समय है, साइलेंस है, और उसी समय बनाना शुरू करो वीडियो, और तुम्हारा देखो बगल से ही आ जाएगा कोई ना कोई सामान बेचने वाला वेंडर लोग, आ जाता है कि नहीं? खाली 30 खाली 30 खाली 30 करने वाले वेंडर लोग रहते ही हैं, तो वो चिप चलता रहता है, उस पर हम लोगों को क्या करना, फोकस नहीं करना है। आप उधर ध्यान मत दीजिए जो आपका डिस्टर्बेंस है। आप हमारी बात सुनिए कि दिसंबर में उसका सैलरी है 32,000, और बोला है क्या कि 900 रुपया का इंक्रीमेंट कब हुआ है, जुलाई में, तो इसका मतलब ये 32,000 जुलाई तक होगा। जून में उसका सैलरी कितना होगा, 31,100 रुपया। क्लियर है माइंड में? आगे देखिए सम्स में, अब बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल ग्रेच्युटी ऑफ मिस्टर पोद्दार फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। ये क्वेश्चन आपका आया है 2019 के एग्जाम में। कब आया है? 2019 के एग्जाम में आया है, ऑनर्स का। ठीक है, अभी हम जब चैप्टर पढ़ाते हैं ना, उसी समय ईयर वाले क्वेश्चन करा देते हैं। तो लास्ट में क्या है कि आप सब जब कर लोगे पूरा सिलेबस, तो आप देख लोगे कि मेरा पूरा 2019 का पेपर कंप्लीट है। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी करने के समय उसका कर लिए, बिजनेस प्रोफेशन पढ़ाएंगे उसका कर लेंगे, सैलरी पढ़ रहे हैं उसका कर लिए, तो एट लास्ट आप देखोगे जब पूरा सिलेबस खत्म होगा तो 2019 का पेपर भी आपका कंप्लीट रहेगा। समझ रहे हैं? लेकिन ये बात आप नहीं समझोगे, आप भूल जाओगे। जो मैराथन कराएगा वहां पे ध्यान रहेगा कि वो पूरा हुआ है। हम भी लास्ट में आपको पूरा एक पेपर कंप्लीटली करा देंगे। जैसे 2019 हम पढ़ाते पढ़ाते करा दे रहे हैं, लास्ट में हम आपको 2020 और 21 वाला पेपर एक साथ करा दें। ठीक है, अभी आप समझते चलिएगा। अब हम लोग आते हैं कैलकुलेशन में।
तो लिखें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेच्युटी ऑफ मिस्टर डी पोद्दार फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 22-23। हेडिंग है, हर सम्स में रहेगा। ग्रेच्युटी रिसीव कितना लिखे, 9,80,000 दिया हुआ है सम्स में, है ना। इसके बाद हमने इसमें क्या लिखा, लेस एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज रोमन 3 मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। 3 आइटम में जो मिनिमम होगा उसका छूट मिलेगा, पढ़े हैं रूल। तो पहला आइटम क्या है, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव जो सम्स में दिया है 9,80,000। अब कैलकुलेशन समझिए, देखिए रूल पढ़ाने के समय मैं बोलता हूं कि अभी सिर्फ रूल पे ध्यान देना, माइंड में कैलकुलेशन मत लाना। अब कैलकुलेशन देखिए, अगर रूल आपको याद है तो लगेगा हाँ कोई एफर्ट नहीं है, सिंपली पुट कर देना है, समझ रहे हैं। एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव 9,80,000 एक स्टेटूटरी अमाउंट होता था, फिक्स अमाउंट 20 लाख था। और थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट ये कौन सा वाला एरिया है, नॉट कवर्ड वाला। नॉट कवर्ड वाले में क्या था, हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इग्नोरिंग एनी पार्ट देयर ऑफ। देखा, तो यहां पर हमको लेना क्या है पता है, हाफ लेना है, हाफ लेना है इनटू एवरेज सैलरी लेना है और इनटू लेना है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, पार्ट को इग्नोर करके, समझे। पहले देख लीजिएगा अभी, उसके बाद आप कीजिएगा आगे। हमको एवरेज सैलरी जो लेना है उसके लिए हमने यहाँ पर एक कैलकुलेशन लिखी है। हियर सैलरी मीन बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन परसेंटेज ऑन टर्नओवर। रूल क्या था कि जिस महीने में वो रिटायर होगा वो महीना को छोड़कर पीछे का 10 महीने का सैलरी लेना होगा और उसको 10 से डिवाइड करना होगा, तब आपको मिलेगा एवरेज सैलरी। ठीक है, वो दिसंबर के महीने में रिटायर हुआ है तो दिसंबर का महीना छोड़कर नवंबर से पीछे 10 महीना काउंट करोगे ना तो फरवरी तक आएगा। इसलिए हमने यहाँ लिखा है पार्टिकुलर्स फैब से लेकर नवंबर तक। देखा, जब वो रिटायर हुआ था तब उसकी सैलरी 32,000 थी, और ये बात मैंने अभी इसलिए आपको समझाया कि नवंबर से हम सैलरी कितना ले रहे हैं, 32,000, 32, 32, 32, जुलाई तक लिए कितना 32, लेकिन जुलाई में तो 900 बढ़ा है ना, तो जून में कितना होगा 31,100। ठीक है, तो अब जून का, मई का, अप्रैल का, मार्च का और फैब का कितना ले लिए 31,100, सारा ऐड किए, मतलब 5 महीना आपका 31,100 का है और 5 महीना 32,000 का है, दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करके वैल्यू कितना आया 3,15,500। डीए को हमने लिया नहीं, ऑलरेडी बता दिया, क्यों, यहाँ लिख भी दिया है सिंस नॉट फॉर्मिंग पार्ट, और कमीशन इस सम्स में है नहीं, तो टोटल कितना आया 3,15,500। इसको यहाँ पर क्या किए, एवरेज सैलरी लेने के लिए 10 से डिवाइड कर दिए, हमारा एवरेज सैलरी कितना आ गया 31,550। अब यहाँ का देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, शायद आपको दिखेगा, हाफ मंथ लेना है और एवरेज सैलरी लेना है, मतलब 31,550 दिखा, और इनटू कंप्लीटेड ईयर लेना है 32,000। 8 मंथ को इग्नोर किए तो मैंने नोट में नहीं लिखा, मैंने यही लिख दिया है इग्नोरिंग एनी पार्ट देयर ऑफ। देखा, तो अब ये हम लोगों का सॉल्व करके कितना आया वैल्यू 5,04,800। अब इन तीनों में से कौन सा आपको मिनिमम दिख रहा है 5,04,800, इसका आपको मिल जाएगा छूट, और 9,80,000 में 5,04,800 माइनस कर दोगे तो 4,75,200 जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो होगा टैक्सेबल ग्रेच्युटी। क्लियर है। अब एक पॉइंट और बता रहे हैं, सुनिएगा, जैसे दूसरे सम्स में वो लाइन बदल दिया तो हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, एक दो मुख्य बातें हैं, ऐसा थोड़े डिट्टो यही सम्स आ गया, लाइन थोड़ा बदल दिया, थोड़ा बदल के अगर मान लो बोल दिया कि डीए फॉर्मिंग पार्ट है तो आप क्या करोगे 10 महीने का डीए भी ले लोगे। कमीशन बोल दिया परसेंटेज ऑन टर्नओवर है तो आप क्या करोगे परसेंटेज भी ले लोगे, उन तीनों को जोड़कर 10 से डिवाइड करोगे, एवरेज सैलरी आएगी। ठीक है, ये तो बेसिक बात, बहुत सारा बच्चा लोग खुद ही समझ गया होगा कि हाँ वो ले लेना है। क्लियर है। एक और बात है वो समझिए, आपका कैलकुलेशन थोड़ा और इजी हो जाता, थोड़ा और कम हो जाता। कब, अगर वो सम्स में ये नहीं बोला होता कि जुलाई में सैलरी बढ़ा है, समझ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं पता है, 32,000 में वो रिटायर हुआ है ना, तो सिंपली 32,000 लेते हैं
इंटू 10 कर देते हैं, क्योंकि 10 महीना तो वही रहेगा। तो 32,000 इंटू 10 करते हैं, कितना आता है 3,20,000, और फिर उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं तो 32,000 ही हमारा एवरेज हो जाता। फिर इतना मई जून जुलाई लिखना नहीं पड़ता, सिंपली लिखते हैं एवरेज सैलरी इक्वल्स 32,000 इंटू 10, क्योंकि 10 महीने का हो गया, डिवाइडेड बाई 10, एवरेज आ जाता 32,000, डायरेक्ट यहाँ पर। क्लियर है? अभी आप लोग इसको फिर से एक बार देख लीजिए, मन में कोई डाउट हो एक बार पूछ लीजिए, फिर हम लोग अगले सम्स में मूव करेंगे। ठीक है, थैंक यू।